अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे मुगल्स के ऐसे शहनशाहों की जो बाबर से लेके औरंगजेब तक सारे उनके शहनशाह थे। और ये जो सारी जर्नी है बहुत इंटरेस्टिंग है। तो स्टे ट्यून टिल द एंड ताकि आपको मैं सारी जर्नी हम लोग आपस में डिस्कस कर सकें। तो जो फर्स्ट मुगल एम्परर थे वो थे बाबर। और इनका जो बैकग्राउंड था वो था फरहाना से। और इनका जो पूरा लाइफ टाइम जो एम था कि मैं फरहाना को अपने एम्पायर के अंदर ला सकूं, वो तो ये सक्सेसफुली अचीव नहीं कर सके। बट इन 1526 से बैटल ऑफ पानीपत जीते, जिनके बाद इन्होंने मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश किया। और ये जो एम्परर थे बाबर, ये एक बहुत अच्छे वॉरियर भी थे और एक बहुत अच्छे पोएट भी थे। और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका बाबरनामा के नाम से अभी भी अवेलेबल है। तो आप लोग उनकी ऑटोबायोग्राफी भी पढ़ सकते हैं अगर आप लोगों को इसके बारे में डिटेल में जानना है, इस एम्परर के बारे में। और ये 1526 से लेके 1530 तक सिर्फ 4 साल मुगल एम्पायर के एम्परर रहे थे। और उसके बाद 1526 से 1530 के बीच बैटल ऑफ पानीपत के बाद जो सेकंड मेजर वॉर थी वो थी बैटल ऑफ कनवाहा, जो इन्होंने राणा सांगा के अगेंस्ट जीती थी। और उसके मुझे प्रोनाउंसिएशन इतना मैंने उसके बारे में डिटेल में नहीं देखा, लेकिन हानवा या कनवाहा जो भी है, तो वो बैटल भी बहुत ज़्यादा मेजर बैटल थी। बैटल ऑफ पानीपत से तो कम, मतलब इतनी बैटल ऑफ पानीपत जितनी मेजर तो नहीं थी, क्योंकि उसी बैटल के बाद मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ था। अब बाबर की डेथ के बाद उन्हीं के जो बेटे थे, उनके जो एंसेस्टर थे हुमायूं, उन्होंने ये जो सारा उनकी मुगल एम्पायर था वो सारा हुमायूं ने संभाला। और इनका जो रेन था वो 1530 से लेके 1556 तक था। लेकिन बीच में जो इनका रेन था उसमें काफ़ी अर्सा ऐसा भी था जब ये मुगल एम्परर डायरेक्टली नहीं थे, क्योंकि शेर शाह सूरी ने इनको बैटल ऑफ कनौज में हरा दिया था। तो 1530 के बाद 10 साल बाद 1540 में बैटल ऑफ कनौज हुई थी, जिसके मैंने अभी आपको बात की, जिसके बारे में मैंने बात की। तो उसमें शेर शाह सूरी जो बाबर के कमांडर था, उसी ने फिर आगे जाके बाबर की सन हुमायूं से ये जो सारा मुगल एम्पायर था और दिल्ली सल्तनत थी, ये ले ली थी दिल्ली को कैप्चर करके। उसके बाद हुमायूं के पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं थी, तो उसको पर्शिया भागना पड़ा था। और उसके बाद कुछ अरसे बाद फिर उसके पास एक डायमंड था, उसका यूज़ किया और उसने पर्शिया के एम्परर की हेल्प ली। और उस डायमंड का यूज़ करके जो पर्शिया के एम्परर से उनको हेल्प मिली थी, उस हेल्प को यूज़ करके 1555 में उन्होंने शेर शाह सूरी को डिफीट करके दिल्ली पर दोबारा से कब्जा कर लिया। तो इसमें जो शेर शाह सूरी का एम्पायर था उसको तो उन्होंने हरा दिया था। लेकिन इसमें ये जो बैटल थी जो 1555 वाली बैटल थी, इसमें डायरेक्टली शेर शाह सूरी इन्वॉल्व नहीं था, क्योंकि उनका जो सक्सेसर था सिकंदर शाह सूरी, उसने ये बैटल लड़ी थी। और इस बैटल में 50,000 मुगल्स ने 90,000 शेर शाह सूरी की आर्मी, मतलब शेर शाह सूरी उस वक्त खुद तो उस बैटल में नहीं था, लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली उसकी जो डेथ, मतलब उसका जो लाइफ थी बहुत छोटी सी थी, इतनी बड़ी उसकी लाइफ, मतलब लाइफ तो बड़ी थी बट जो उसका रेन था वो इतना बड़ा नहीं था। और इस बैटल में भी 90,000 लोगों को 50,000 लोगों ने हराया था। और जो मुगल एम्पायर था इसकी वजह से वापस आ सका था ये सारे साउथ एशिया के रीजन में। और मुगल एम्पायर को वापस हासिल करने के बाद 1555 में, उसके एक साल बाद ही 1556 में मतलब जो हुमायूं थे मतलब वो मर गया था। और उसके बाद फिर अकबर, उनका जो सन था जिनका काफ़ी लंबा रेन था, उसने सारा मुगल एम्पायर संभाल लिया। और अकबर तब पैदा हुआ था जब शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था, और जो हुमायूं था वो भाग गया था। तो पर्शिया से पहले जब वो उमरकोट भागा था, जो पाकिस्तान के अंदर ही है, तो अकबर की जो प्लेस ऑफ बर्थ थी वो वही है। और अकबर ने बहुत छोटी एज, जो 13 ईयर्स की एज में उसने ये सारा मुगल एम्पायर संभाला। लेकिन जब वो छोटा था 13 ईयर्स की एज, क्योंकि आप समझ सकते हैं 13 ईयर्स की एज में इतना बड़ा एम्पायर आप संभाल रहे हो, तो उसको जो साथ में एक गाइडेंस मिलती थी, वो उसी के जो फादर थे हुमायूं, जो सेकंड मुगल एम्परर थे, उनके जो साथ में आप कह सकते कमांडर थे बैराम खान, उनसे उनको हेल्प मिलती थी। और उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में हैमू को भी हराया, जो एक हिंदू जनरल था। और ये जो अकबर थे बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, इन्होंने एम्पायर को पॉलिटिकली भी काफ़ी स्ट्रांग बनाया और सोशली भी काफ़ी स्ट्रांग। और इनको पता था कि साउथ एशिया में हिंदूज भी काफ़ी ज़्यादा है, मुस्लिम्स भी काफ़ी ज़्यादा है, तो जब तक इनके कॉन्फ्लिक्ट चलते रहेंगे ये रीजन मतलब इतना ज़्यादा एडवांस नहीं हो सकता जितना बाकी रीजन थे। उस वक्त तो ऐसा जितना कोई डिस्कवरीज हुई नहीं थी बाकी रीजन की, लेकिन फिर भी जो उनको पता था कि हम लोगों को आगे जाकर अपने आपको टेक्नोलॉजी में और बाकी सारी चीज़ों में एडवांस करना है, तो इसलिए उन्होंने मुस्लिम और हिंदू यूनिटी के लिए भी काफ़ी काम किए, जैसे उन्होंने खुद एक हिंदू प्रिंसेस से शादी की। और इनका जो रेंज था वो 1556 से लेके हुमायूं के मरने के बाद से लेके 1605 तक रहा। और ये अराउंड 50 ईयर्स का इनका रेंज था, मतलब था तो 48 ईयर्स का, बट जो हम लोग अगर एक पोल लगाएं तो 50 ईयर्स इन्होंने मतलब अपने एम्पायर के ऊपर रूल किया था।
और इन्होंने जिजिया जो टैक्स होता था उसको भी खत्म कर लिया था, जिसकी वजह से बाकी जो रिलीजन्स के लोग थे साउथ एशिया में वो भी इनसे काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे। और उसके बाद हुमायूं के बाद उन्हीं का बेटा जहांगीर उसके बाद एम्परर बना था। और जो जहांगीर था उसका जो रियल नाम था उसको कहते थे प्रिंस सलीम। और इनका जो रूल था वो ईयर 1605 से लेके 1627 तक था। और ये भी अपने फादर के फुटस्टेप्स पे चलते हुए इन्होंने आर्ट और आर्किटेक्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। जो उनका सारा रेन था वो था तो काफ़ी स्टेबल, लेकिन उनकी जो वाइफ थी नूरजहां, उनका जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस था मतलब वो काफ़ी ज़्यादा था। उन्होंने इवन जो उनकी वाइफ थी नूरजहां, उन्होंने इवन जो एम्पायर की एडमिनिस्ट्रेशन था उसके अंदर ही पार्टिसिपेट किया काफ़ी ज़्यादा। और ये जो उनकी वाइफ का इन्फ्लुएंस था एम्पायर के ऊपर वो भी एक मतलब आप कह सकते हैं डिसएडवांटेज भी था इन जहांगीर के रूल का। और इस सारे टाइम के अंदर जो जहांगीर का था इसमें मुगल पेंटिंग्स और गार्डन्स काफ़ी फेमस हुए। और उस वक्त क्योंकि दिल्ली एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी होती थी मुगल एम्पायर की, तो उन्होंने वहाँ पे रेड फोर्ट और जामिया मस्जिद ही बनाई जो अभी तक दिल्ली के अंदर है। और जामिया मस्जिद वहाँ पे बहुत बड़ी मस्जिद है। लेकिन जो थे आप कह सकते हैं थोड़े फजूल हर्ज टाइप थे, एग्जेसिव स्पेंडिंग कर लेते थे, तो उसकी वजह से जो एम्पायर की इकॉनमी थी वो ऐसा जो उनके टाइम के अंदर इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकी। और फिर उन्हीं के बेटे औरंगजेब ने उन्हें जो उनका रूल था ख़त्म कर दिया, उनको किले से निकाल कर किले के एक जेल के अंदर कैद कर लिया। और वो आगरा के अंदर एक फोर्ट था, उससे वहाँ से ताजमहल के पीछे वहाँ पे एक विंडो थी जहाँ से ताजमहल भी नजर आता था। तो उस किले के अंदर उस किले के प्रिजन के अंदर औरंगजेब ने अपने फादर शाहजहां को कैद कर लिया। तो गाइस जो औरंगजेब था वो मुगल एम्पायर का लास्ट पावरफुल रूलर था। और उन्होंने जो गद्दी थी अपने भाइयों को हरा कर हासिल की, और इनका जो फोकस था वो थोड़ा स्ट्रिक्ट इस्लामिक लॉज वाला था। उन्होंने जो हिंदूज और नॉन मुस्लिम पे टैक्स होता था जिजिया वो वापस से इम्प्लीमेंट करवाया, और हिंदू टेम्पल्स और क्रिश्चियन के वहाँ पे जो छोटे छोटे चर्चेज होते थे उनको तोड़ने का हुक्म दिया। और ये इनके रूल की सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल पॉलिसी थी। वैसे तो इस तरह के इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम करवाए थे अपने जो मतलब आप कह सकते हैं प्रो मुस्लिम काम थे अपने रूल के अंदर, क्योंकि वो टाइप ऑफ आप कह सकते हैं काफ़ी एक्सट्रीमिस्ट टाइप के मुस्लिम थे, ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे औरंगजेब। लेकिन उन्हीं के टाइम में मुगल एम्पायर अपने ग्रेटेस्ट एक्सटेंट पे भी था। और उस टाइम मुगल एम्पायर साउदर्न इंडिया तक एक्सपेंडेड था। लेकिन उनकी जो पॉलिसीज थी और उनकी जो काफ़ी ज़्यादा वॉर्स थी उसने एम्पायर को इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी काफ़ी ज़्यादा वीक किया। और इनका भी रूल काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चला था, 1658 से लेके 1707 तक। और यही थे जिन्होंने मतलब इनको पता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो साउथ एशिया है उसके लिए अच्छी नहीं है, बट वो भी जानते थे वो जो सारा यूरोप वाला एरिया है वो कितना एडवांस है और अभी हम लोग उसके लेवल के नहीं है। औरंगजेब ये वाली बात जानते थे। और ये लास्ट पावरफुल मुगल रूलर थे, क्योंकि आगे जाके फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा हो गया है। वो तो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आज की इस वाली वीडियो में इतने ही चल रहे हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लेना इस वीडियो को। और आज हम लोगों ने सारा मुगल एम्पायर के एम्पायर्स को डिस्कस किया। कल हम लोग ना ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश को डिस्कस कर लेंगे 1947 तक, जब हमारी इंडिपेंडेंस हुई थी। तो चलें गाइज, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।